हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज का जो लेक्चर है उसमें हम एंजाइम उत्प्रेरण और उसके गुणों के बारे में, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, जियोलाइट उत्प्रेरण और जियोलाइट में आकार वर्णनात्मकता, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम यहाँ डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण को समझने से पहले हम यहाँ पर एंजाइम वर्ड जो है उसको समझते हैं। एंजाइम जो है वो एक प्रकार से क्या होते हैं, उत्प्रेरक ही होते हैं। तो यहाँ हम कहें कि एंजाइम जो है वो एक प्रकार से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। ओके, तो अब यहाँ यदि हम कहें कि एंजाइम जो है उसका एक नाम और भी होता है और वो नाम क्या है, जैव उत्प्रेरक। एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक जो है वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि यह जीवों में संश्लेषित होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ हम क्या बता सकते हैं कि जीवों में निर्मित होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अब यहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरण के पास चलते हैं हम। तो एंजाइम उत्प्रेरण से तात्पर्य है कि एंजाइम की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण। फॉर एग्जाम्पल ए है वो बी में बदल रहा है और ये यहाँ पर ए बी में एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एंजाइम की उपस्थिति में होने के कारण इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ इसकी परिभाषा भी हम बता सकते हैं कि जीवों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा यदि उत्प्रेरण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण बता सकते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जाइमेज एंजाइम जो होता है यह ग्लूकोज को किस में बदल देता है, एथेनॉल में बदल देता है। ये C6H12O6 जो है वो क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ C2H5OH क्या है, एथेनॉल है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज जो है यह ग्लूकोज किस एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल रहा है, एथेनॉल में बदल रहा है। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यूरिया जो होती है NH2CONH2 है, इसे क्या कहते हैं हम, यूरिया कहते हैं। अब यूरिया का जो जल अपघटन होता है वह किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये क्या बनाता है, NH3। NH3 मतलब होता है अमोनिया। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि यूरिया का जो जल में अपघटन होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो आप यहाँ पर एंजाइम जो है उसका नाम याद रखेंगे कि कौन सा एंजाइम जो है वो किसको किस में बदलता है। ओके, अगला जो उदाहरण है वो हम देखते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ठीक है, तो स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदलती है किस एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये यहाँ पर क्या है, स्टार्च है, और ये यहाँ पर क्या है, माल्टोज है। तो स्टार्च माल्टोज में बदलता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है। ओके, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एथेनॉल यानी कि C2H5OH, एथिल एल्कोहल भी इसे कहते हैं। यह जो है एसिटिक अम्ल में बदलता है। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, और ये क्या हो गया, एथेनॉल। इसे एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो एथेनॉल जो है वो माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल गया, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में बदल जाता है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, शर्करा जो है उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन। तो शर्करा का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। C12H22 एक प्रकार की शर्करा हो गई, C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, और C6H12 ये क्या है, फ्रक्टोज है। तो यहाँ पर शर्करा जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल रही है किस एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलती है। ओके,
अगला देखिए, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदलती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में किस एंजाइम की उपस्थिति में बदलती है? ट्रिप्सिन में। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? आंत में होती है। यानी कि प्रोटीन का ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में परिवर्तन आंत में होता है। स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो हम बता सकते हैं स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। आगे देखिए, स्टार्च जो है वो टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदलता है? शर्करा में बदल जाता है। एमाइलेज है, टाइलिन है, ये मोस्टली हमारे मुंह में जो लार पाई जाती है उस लार में उपस्थित होते हैं। अगला देखते हैं, दूध जो होता है वह लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसे हम एंजाइम भी बता सकते हैं। यह क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। और अगला देखिए, प्रोटीन जो है वो किस में बदलती है? पेप्टाइड में। प्रोटीन पेप्टाइड में किस एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्सिन की उपस्थिति में। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? आमाशय में होती है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में बदलती है, प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में किस में बदलती है? पेप्टाइड में बदलती है। तो यहाँ दोनों जो है वो याद रखेंगे हम। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्पल जो है वो भी हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो किसकी उपस्थिति में बदलता है। यहाँ पर मोस्टली एंजाइम जो है उसका नाम हम याद रखेंगे। ओके, उसके बाद में देखिए आगे, तो यहाँ एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखने की, इनको आप जो है वो अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि कौन सा एंजाइम है वो क्या क्रिया करवाता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि स्टार्च जो होता है वो शर्करा में बदलता है, तो यहाँ कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? तो यहाँ हम बता सकते हैं टाइलिन एंजाइम काम आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एंजाइम के गुण। सबसे पहला गुण देखिए, सक्रियता। एंजाइम की सक्रियता जो है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि इनकी दक्षता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब है कि एंजाइम का एकमात्र अणु जो होता है वो 10 लाख अभिकारक अणुओं को प्रति मिनट किस में बदल सकता है? उत्पाद में बदल सकता है। यानी कि इनकी सक्रियता जो है वो बहुत अधिक होती है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंजाइम की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग जो है वो लगभग 10 लाख गुना बढ़ जाता है, यानी कि अभिक्रिया जो है वो तेजी से संपन्न होती है। ओके, और अगला गुण जो है वो हम यहाँ देखते हैं। अगला गुण भी सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा से तात्पर्य है कि एंजाइम की बहुत कम मात्रा ही उस अभिक्रिया को करवा सकती है। यानी कि जैसे यहाँ हम बता सकते हैं कि एंजाइम का जो 1 मोल होता है उसके 1/10वें भाग जो होते हैं वो उस अभिक्रिया को देख सकते हो आप 10⁻³ से 10�6 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि यह मात्रा जो है वो बहुत कम है। देख सकते हो 1/10⁻6 बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है। और यहाँ अभिक्रिया का वेग देख सकते हो 10⁻³ से 10�6 गुना तक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से उत्प्रेरक जो है उसकी, ये यूँ कह सकते हैं, एंजाइम जो है उसकी सूक्ष्म मात्रा जो है वो अभिक्रिया करवाने के लिए पर्याप्त होती है। अगला गुण देखिए, क्रिया विशिष्टता। क्रिया विशिष्टता से तात्पर्य है कि हर एक एंजाइम जो है वो हर एक क्रिया के लिए क्या होता है? विशिष्ट होता है। जैसा कि पीछे हमने कहा था कि यूरिया का अपघटन जो होता है वह केवल यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे यूरिया है NH2CONH2, इसका जो जल अपघटन होता है वह केवल और केवल किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा? यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। 2NH3 प्लस CO2। अगर यहाँ इस यूरियज की जगह हम दूसरा एंजाइम ले तो ये क्रिया किसी भी हाल में संभव नहीं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशिष्टता। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंजाइम क्रिया विशिष्ट होते हैं।
विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी कि यूरिया का जो जल अपघटन होता है वो केवल और केवल किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हर एक एंजाइम जो है वो क्रिया विशिष्ट होता है। ओके, बिना उस एंजाइम की क्रिया संभव नहीं होती है। अगला गुण देखिए, कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम जो होते हैं वो कोलाइड प्रकृति के होते हैं। कोलाइड के बारे में मैंने बताया था कि पदार्थ की एक अवस्था होती है और विद्युत अपघट्टे यदि हम इनमें मिलाते हैं, यानी कि एंजाइमों में यदि विद्युत अपघट्टे मिला दिए जाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। स्कंदन से तात्पर्य है कि अवक्षेपित हो जाते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, जैसे मान लिया यहाँ पर एंजाइम घुले हुए हैं किसी अभिक्रिया में, यहाँ इसमें विद्युत अपघट्टे मिला दिया तो यह एंजाइम जो है वो नीचे क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि इनमें भी कोलाइडी प्रकृति पाई जाती है। ओके, उसके बाद में देखिए अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम ताप से तात्पर्य है कि ऐसा ताप जहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। और मोस्टली एंजाइम के लिए जो अनुकूलतम ताप होता है वो हम यहाँ बता सकते हैं कि यह अनुकूलतम ताप जो है वो कितना होता है, 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यानी कि 25 से 27 के बीच का जो टेम्परेचर होता है, 37 का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाते हैं। इसी कारण इस ताप को हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। ओके, अगला देखिए अनुकूलतम पीएच। अनुकूलतम पीएच से भी तात्पर्य क्या है कि वह पीएच जहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसी पीएच का नाम क्या दिया जाता है, अनुकूलतम पीएच। और जनरली इसका मान जो है वो 5 से 7 के बीच में होता है। तो यदि पीएच 5 से 7 के बीच में है तो एंजाइम की क्रियाशीलता वहाँ पर सर्वाधिक होती है। ओके, ये देखिए इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं कि वह पीएच जिस पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम पीएच। और इसका मान जैसा कि मैंने बताया 5 से 7 के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ हम इसे पीएच को समझा सकते हैं, अनुकूलतम पीएच और अनुकूलतम ताप। उसके बाद में देखिए आगे, एंजाइम वर्धक। एंजाइम वर्धक जो है उसकी यदि हम परिभाषा कहें तो एंजाइम वर्धक से तात्पर्य है कि एंजाइम के साथ वे पदार्थ जो उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम वर्धक। या सक्रियक मतलब सक्रिय करने वाले, सह एंजाइम मतलब उसके साथ जुड़े हुए अन्य पदार्थ। तो कह सकते हैं एंजाइम के साथ जो अन्य पदार्थ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एंजाइम वर्धक है, सक्रियक है, या फिर क्या कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं। मोस्टली हम यदि कहें तो सह एंजाइम के रूप में प्रोटीन है, विटामिन है, धातु आयन है, ये जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इन सभी को हम क्या कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, एंजाइम विष या संदमक। एंजाइम विष और संदमक से तात्पर्य क्या है कि ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संदमक या एंजाइम विष जो है वो कहते हैं। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा जो है वो भी समझा सकते हैं। देखिए परिभाषा इस तरीके से, और ये जो है मुख्य रूप से क्या होते हैं, HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है, CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो है वो किस रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, एंजाइम संदमक या विष के रूप में। ये जो दोनों हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद में देखिए अगला गुण जो है वो क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि। अब देखिए एंजाइम की क्रियाविधि जानने से पहले हम यह समझना जरूरी है कि एंजाइम के अणुओं में अनेक कोटर पाए जाते हैं। एंजाइम के अणु जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, अनेक कोटर पाए जाते हैं।
ये जो कोटर होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार से सक्रिय केंद्र होते हैं और इनमें क्या पाए जाते हैं, सक्रिय बिंदु भी पाए जाते हैं। और ये जो सक्रिय बिंदु होते हैं, ये सक्रिय बिंदु जो हैं वो किस कारण से होते हैं और इनके काम क्या हैं वो भी हम देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि एंजाइम की सतह पर क्या पाए जाते हैं, अनेक कोटर, कोटर का मतलब छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं, सक्रिय बिंदु जिन्हें हम कह सकते हैं। इनकी आकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। और इनमें जो सक्रिय समूह पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, NH2 है, COOH है, OH है, SH है, ये जो है वो पाए जाते हैं। और यह समूह जहाँ जुड़े होते हैं उन समूहों को ही क्या नाम दिया जाता है, सक्रिय केंद्र नाम दिया जाता है। यानी कि समूह जहाँ जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय केंद्र जो है वो कहते हैं। और एंजाइम के ये जो सक्रिय केंद्र होते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट आकृति के क्रियाकारक ही वहाँ आकर फिट होते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एक ताला जो होता है उसमें एक विशेष चाबी ही फिट होती है, वैसे ही एंजाइम जो है उसकी सक्रिय सतह पर भी एक विशिष्ट प्रकार का उत्प्रेरक ही आता है। तो इसी सिद्धांत के कारण हम इसे ताला चाबी सिद्धांत भी कह सकते हैं कि यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि जो है वो ताला चाबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग होती है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी एंजाइम है, जैसे मान लिया कि यह एंजाइम है, ओके। अब इस एंजाइम पर क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र जो है वो इस तरीके से पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सक्रिय केंद्र है, इन सक्रिय केंद्रों की आकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। यानी कि एक विशिष्ट अभिकारक जो है, जैसी आकृति इससे यहाँ पर मैच करती है वो ही यहाँ आकर जुड़ सकता है और जुड़कर अपनी क्रिया जो है वो कर लेगा। अगर यहाँ पर आने वाले एंजाइम, आने वाले क्रियाकारक जो है उसकी आकृति इस सक्रिय केंद्र से मैच नहीं करती है तो वो अभिकारक अणु यहाँ पर नहीं जुड़ पाता है, ओके। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये एंजाइम की सतह हो गई और इस एंजाइम की सतह पर ये क्या आ गए, सक्रिय केंद्र आ गए। और सक्रिय केंद्र, और इन सक्रिय केंद्र पर अभिकारक अणु जो है वो एकदम फिट आकर बैठ जाते हैं और आकर अपनी क्रिया जो है वो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, इसे एक चित्र के थ्रू हम समझते हैं। देखिए चित्र, उससे पहले यहाँ हम देखें कि यह क्रियाविधि जो है वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम को हम ई से शो कर रहे हैं, एंजाइम, ओके। यहाँ पर आकर जुड़ता है अभिकारक, अभिकारक से तात्पर्य है एस सबस्ट्रेट अभिकारक, ओके। ये दोनों जुड़कर यहाँ पर ES सक्रियत संकुल जो है वो बना लेते हैं। और उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है कि यह ES सक्रियत संकुल जो बना है यह टूटता है और टूटकर एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंजाइम की क्रियाविधि 2 पदों में होती है। सबसे पहले एंजाइम और अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं, सक्रियत संकुल बनाते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में सक्रियत संकुल टूटता है, एंजाइम और उत्पाद अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों पदों को समझा सकते हैं। ये देखिए, पहला पद जिसमें ES ये जुड़ रहे हैं और सक्रियत संकुल का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। और सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो कि एंजाइम संकुल जो है वो टूटकर एंजाइम और क्रियाफल यानी कि उत्पाद में बदल जाता है। ये ES ये यहाँ पर जो बना था वो है, और E एंजाइम हो गया और P जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। यहाँ P से तात्पर्य क्या है, उत्पाद से है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण 2 पदों में होता है। सबसे पहले पद में एंजाइम अभिकारक के साथ जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल यानी कि एंजाइम अभिकारक संकुल बनाता है, और फिर यह संकुल जो है वो टूटता है और टूटकर एंजाइम और उत्पाद में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझा सकते हैं। अब देखिए इसका चित्र, चित्र में देखिए एंजाइम, ये एंजाइम है। यहाँ आप देख सकते हो इस एंजाइम पर यहाँ बिल्कुल एकदम सक्रिय केंद्र है और इन सक्रिय केंद्रों की आकृति जो है वो भी क्या है, एकदम विशिष्ट है। और ये उत्प्रेरक
सॉरी एंजाइम जो है उसके साथ क्रिया कारक जो है वो जुड़ने आ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिया कारक की आकृति भी क्या है, विशिष्ट है। अगर ये आकृति विशिष्ट नहीं होती है तो यह इसमें आकर नहीं जुड़ेगा। इसलिए क्रिया कारक की भी आकृति क्या होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। एक विशिष्ट क्रिया कारक विशिष्ट एंजाइम के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर यह है एंजाइम और क्रियाकारक दोनों एक दूसरे के लिए विशिष्ट हैं और जुड़कर इन्होंने बना लिया ES एंजाइम सक्रियत संकुल। फिर अगले स्टेप में यह जो ES बना है यह एंजाइम वापस अलग हो जाता है और S यानी कि अभिकारक जो है वो किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर एंजाइम पर यह सक्रिय केंद्र और अभिकारक के सक्रिय केंद्र एकदम मैच नहीं करें या विशिष्ट नहीं हो तो यह क्रिया आगे होना संभव नहीं है। तो इस तरीके से एंजाइम की क्रियाविधि बता सकते हैं। देख सकते हैं ताला चाबी सिद्धांत पर काम कर रही है कि हर एक एंजाइम हर एक अभिकारक के लिए विशिष्ट है। तो इस तरीके से चित्र के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है जियोलाइट। ओके, जियोलाइट जो है उन्हें हम कह सकते हैं कि यह धातुओं के क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिलिकेट होते हैं उन सिलिकेट की जो इकाई होती है SiO इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणुओं के स्थान पर क्या आ जाते हैं, एल्यूमिनियम आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, देखिए जैसे ये है सिलिकेट की संरचना हम बना रहे हैं SiO हो SiO इस तरीके से ये संरचना चलती रहती है। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया SiO। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह जो सिलिकॉन होते हैं, जैसे ये सिलिकॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिलिकॉन को हटाकर क्या जुड़ गया, Al जुड़ गया। या मान लो यहाँ इस सिलिकॉन को हटाकर क्या जुड़ गया, Al जुड़ गया। तो अगर यहाँ सिलिकॉन के स्थान पर एल्यूमिनियम जुड़ जाता है तो यहाँ ढांचा जो बनता है वो AlOSi। ओके, AlOSi हो जाता है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इसको मैं एक बार वापस ड्रॉ कर रहा हूँ SiO। तो यहाँ सिलिकॉन के स्थान पर क्या आ जाता है, Al। ओके, तो Al आते ही जो संरचना बनती है वो क्या हो जाती है, जियोलाइट हो जाती है। तो इस तरीके से इसी कारण जियोलाइट को क्या कहा जाता है, एल्यूमिनो सिलिकेट। क्यों, क्योंकि SiO की जो इकाइयाँ अभी मैंने बताया SiO क्या इकाई है, सिलिकेट। तो यहाँ सिलिकॉन के स्थान पर क्या आ गया, एल्यूमिनियम। ध्यान रखें कुछ सिलिकॉन, सारे नहीं होते हैं, कुछ सिलिकॉन। तो प्रतिस्थापित होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए जियोलाइट जो है उसका सामान्य सूत्र होता है ये mx/n AlO2 x SiO2 y ZH2O। तो यहाँ पर यदि हम कहें तो M जो है वो एक क्या है, धातु आयन है। और धातु आयनों के रूप में मुख्य रूप से हम K+ है, Na+ है और Ca+2 जो है वो काम में लेते हैं। और यहाँ जो N है वह धातु आयन पर जो आवेश है वो शो करता है। जैसे धातु N है, Na है तो आवेश हो गया +1, कैल्शियम है तो +2। इस तरीके से आवेश जो है वो यहाँ N शो करता है। ओके, और यहाँ जो Z है ये Z जो है H2O के मॉलिक्यूल्स जो है उनको शो करता है। ओके, उसके बाद में देखिए आगे जियोलाइट में आकार वर्णात्मकता। देखिए एक बात हम कहें कि जियोलाइट जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ पर कई बार जियोलाइट की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जियोलाइट जो है वो क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। ओके, और एल्यूमिनो सिलिकेट जो है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें SiO
इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के स्थान पर कुछ एल्यूमिनियम परमाणु यदि आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। अब देखिए जियोलाइट में आकार वर्णात्मकता। आकार वर्णात्मकता से तात्पर्य है कि आकार पर निर्भर करना, यानी कि जियोलाइट उत्प्रेरक जो होता है वह क्रियाकारक और क्रियाफल के अणुओं के आकार पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से कौन सा अभिकारक अणु उसके साथ आकर जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ देखिए इन्हें हम आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण से तात्पर्य है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक के रंध्र, क्रियाकारक और क्रियाफल के अणु पर निर्भर करती है या आकार पर निर्भर करती है, उनको हम क्या कहते हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ओके, अगला देखिए जियोलाइट भी एक प्रकार का क्या है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक मतलब यह है कि जियोलाइट जो होता है उसमें एक विशिष्ट प्रकार का या विशिष्ट आकार का अभिकारक अणु जो है वो ही यहाँ आकर जुड़ सकता है, और इसकी संरचना जो है वो क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। देखिए यहाँ हम बता सकते हैं कि जियोलाइट की संरचना जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वैसे ही जो जियोलाइट है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये जियोलाइट है, इसमें इस तरीके से ये छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इसी कारण इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा मधुमक्खी के छत्ते के समान है, छत्ते में छिद्र पाए जाते हैं, वैसे ही जियोलाइट में भी बहुत सारे छिद्र जो हैं वो पाए जाते हैं, और इन छिद्रों का जो आकार है वो मोस्टली 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच तक होता है। ओके, अब देखिए जैसे कि यहाँ हम बताते हैं कि जियोलाइट जो होता है उसमें क्या होता है कि जब हम उसे उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं तो काम में लेने से पहले हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे मान लिया ये जियोलाइट है। ओके, तो जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर पहले ये जो छिद्र होते हैं, यहाँ देखिए ये एक मैंने जियोलाइट जो है उसका एक रफली डायग्राम बनाया है, जैसे ये जियोलाइट है। ओके, अब इस जियोलाइट में क्या होते हैं, ये है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा कि हमने कहा उसकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब यह जियोलाइट जो होते हैं इनमें क्या होते हैं कि जल के अणु फिक्स रहते हैं, ये जल के अणु इस आकृति को, अब जैसे ही हम जियोलाइट को काम में लेना है तो जियोलाइट का काम में लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं, और जैसे ही हम इन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, इनके छिद्र में जो जल के अणु होते हैं वो जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही जियोलाइट में छिद्र जो है सरंध्र जियोलाइट बन जाते हैं, यानी कि ये छिद्र जो है वो खुल जाते हैं। ओके, और यहाँ जियोलाइट जो है वो काम में ले सकते हैं। आगे देखिए, जियोलाइट को आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहने का तात्पर्य क्या है। जियोलाइट को हम आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके छिद्रों में क्रियाकारक के वे ही अणु प्रवेश करेंगे जिनका आकार इन छिद्रों के अनुरूप है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह एक जियोलाइट है, जियोलाइट में ये छिद्र हैं। ओके, ये छिद्र हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो जियोलाइट में छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के अंदर क्या होता है कि विशिष्ट अभिकारक अणु जो हैं वो ही जुड़ पाते हैं। यहाँ इसको मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। जैसे ये अपने पास कोई जियोलाइट है, उसके अंदर ये छिद्र हैं। ओके, अब यह छिद्र जो होते हैं उनमें वही अणु प्रवेश करेंगे जिनका आकार इनके बराबर हो। इसी कारण हम कहते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, मतलब अभिकारक अणुओं को उनके आकार के अनुसार चयन करके अपनी सतह पर ये जोड़ते हैं। इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए आगे, तो एक विशेष आकार के अभिकारक अणुओं का उत्प्रेरण करने के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण या उत्प्रेरक हम इन्हें कहते हैं। ओके, तो यहाँ जियोलाइट में कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात कि जियोलाइट जो है वो क्या होते हैं। नंबर 2 बात ध्यान में रखने की, जियोलाइट की आकृति जो है वो कैसी होती है,
मधुमक्खी के छत्ते के समान, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों का जो शेप होता है वो भी ध्यान में रखेंगे। फिर जियोलाइट जो है वो आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरण के रूप में किस तरीके से काम आता है, यानी कि आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक क्यों होता है वो भी ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो इस जियोलाइट्स टॉपिक में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखिए जियोलाइट के उपयोग। सबसे पहला उपयोग है कि जियोलाइट जो है वो हाइड्रोकार्बन का भंजन करके वह समावयवीकरण कर देते हैं। ओके, दूसरा देखिए ZSM5 जियोलाइट जो होता है ये क्या करता है, एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करता है और एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करके उसे पेट्रोल या गैसोलीन में बदल देता है। यानी कि जो C2H5OH एथिल एल्कोहल है यह ZSM5 की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, पेट्रोल या गैसोलीन में बदल जाता है। ओके, यहाँ ZSM5 का हमने फुल नाम भी दिया है जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरिसिटी, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि अणुओं का आकार के आधार पर जो जियोलाइट्स होते हैं उन्हें अपन कहते हैं। तो यहाँ इसका फुल नेम जो है वो भी ध्यान में रखेंगे। अगला जो तीसरा है, जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल में भी बदल देता है। अब देखिए जियोलाइट जो है वो कठोर जल को मृदु जल में कैसे बदलता है। जैसा कि हमने कहा जियोलाइट में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब जैसे ही कठोर जल को जियोलाइट से गुजारा जाता है तो कठोर जल के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो जल को कठोर बनाते हैं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है वो यहाँ पर इस जियोलाइट के आयनों के द्वारा क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और इन आयनों की रिप्लेसमेंट के कारण कठोर जल जो है वो क्या बन जाता है, मृदु जल, यानी कि उसके आयन जो है वो जियोलाइट अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से हम जियोलाइट जो है उसके उपयोग जो है वो बता सकते हैं। तो इस आज की वीडियो में हमने एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है और उसके अनुप्रयोग जो हैं वो देखें, एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है और जियोलाइट जो है वो क्या होते हैं और जियोलाइट में आकृति वर्णात्मकता जो है वो किस तरीके से पाई जाती है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से स्टडी किया। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने देखी और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से आपको तुरंत वीडियो पता चल जाता है कि अगला वीडियो जो है नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी सूचना जो है वो आपको मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू।